हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह पीईटी का टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको शाम 5 बजे यहाँ पर आपको हिंदी और आपके यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है। और एक नई क्लास आपकी स्टार्ट की गई है जो कि आपकी 6:30 बजे है, वो भी आपकी पीईटी की है, जिसमें से आपको 25 प्रश्न आपकी हिस्ट्री के हैं और 25 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के होते हैं। तो देखा जाए तो जीके और हिंदी पूरी तरीके से कवर कराई जा रही है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोनों ही क्लास आप लोग कह सकते हैं लेते रहिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग पीछे ना हो पाएं। पहली बार में पीटी आपको क्वालिफाई करना है। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से है। यह प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अंतःस्थ व्यंजन, इनको अंतःस्थ क्यों बोला जाता है? अदर को अंतःस्थ नहीं बोल दिया गया, इसी को क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे आप लोग का बोलते हो तो ये वर्ण बाहर को निकलता हो प्रतीत होगा, ये भी निकलता है बाहर को है, लेकिन क्या होता है जैसे ही बाहर आता है ये बिल्कुल ऐसा लगता है फिर अंदर भाग गया। ठीक है ना? तो कह सकते हैं कि ये जो अंतःस्थ होते हैं इनका जो ध्वनि निकलती है वो बाहर तो आती है लेकिन फिर पुनः अंदर की ओर चली जाती है। तो ठीक है ना? तो इस प्रकार से अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, इनको जो बोलोगे ना य, र, लेकिन का बोलोगे तो लगता है बाहर निकल गया, लेकिन या वालों बोलोगे तो बाहर तो निकलेगा लेकिन फिर अंदर भाग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन आपका हो जाएगा या, र, ल, व। ये आपके होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से असंगत अर्थात गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। देखिए, घात का विलोम होता है प्रतिघात हो जाएगा, सही है। प्रसारण का संकुचन हो जाएगा, ये भी सही है। शाश्वत का दिया है सदैव, तो भाई शाश्वत का विलोम सदैव तो होता नहीं है। होता क्या है? यहाँ पर जवाब दीजिए, कमेंट करिए जल्दी से। शाश्वत का विलोम क्या बनता है? नश्वर बनता है। याद रखिए क्या होता है? नश्वर हो जाता है, नश्वर। ठीक है, क्या हो जाता है? नश्वर हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आपका नश्वर है तो नश्वर में एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें से ये जो आपकी लाइन होती है ये नहीं होती है, तब इसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, ये हिंदी वर्तनी में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? सी। ये आपका विलोम आपका कह सकते हैं सदैव नहीं होगा, नश्वर होता है। वहीं पर खग का मृग होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि संख्यागमन का सही संविच्छेद क्या है। संख्यागमन का सही संविच्छेद क्या बनेगा? चलिए, संख्यागमन यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा क्या बनेगा? संख्यागमन हो जाएगा सखी धन आगमन। क्या बनेगा? सखी धन आगमन बनेगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट। देखो सखी कौन सा है? सखी और आपका आगमन, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, सखी आगमन। ये वाला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। मतलब सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात को सामान्य बात से ऐसा अलंकार होता है। याद रखिएगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर होता है अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, क्या होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, नया आपके लिए है। और देखो अलंकारों की संख्या बहुत होती है, लेकिन प्रैक्टिस सेट में जो मिल रहे हैं उनको तो आप नोट कर ही ले सकते हो। ठीक है, इनको तो प्रैक्टिस सेट में नोट कर ही सकते हो ना, और नहीं कर सकते हो तो फिर आपकी जिंदगी है, आपका भविष्य है, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय, देखो पूजनीय गलत दिया है और पूजनीय गलत दिया है, इसका मतलब है कि अदर तो आपके सही ही होंगे, है ना? तो आपका गलती मिल गई किसमें? बी वाले में। तो आपका अशुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार, देखो छाया यहाँ पर देखो संस्कृत शब्द आप कह सकते हैं, और दार आपका यहाँ पर अदर भाषा से आपकी है, हिंदी भाषा। तो देखो जब दो भाषाओं से मिलकर बनता है तो उसे बोलते हैं संकर। क्या बोलते हैं? संकर बोल देते हैं, संकर शब्द होते हैं। जैसे हमने बोला था आपसे रेलगाड़ी, है ना? रेल इंग्लिश शब्द आपकी अंग्रेजी शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी हो गया। सील बंद हो गया, सील अंग्रेजी होता है, बंद आपका फारसी होता है। ठीक है, ये आपके संकर शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा है। मतलब सभी शब्द, यहाँ पर देखो सभी दिया गया, सभी शब्द भाववाचक हैं। देखो अमीर गरीब समूह मिठास, तो अमीर है गरीब है तो अमीरी होता है भाई, अमीर नहीं बोलेंगे।
जवानी दिया है, खटास दिया है, पुस्तक दिया है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा। देखो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये आपके भाव को दर्शा रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदे। देखिए भाई, राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं तो भाई राधा ही तो पहनेगी, आप तो पहनोगे नहीं। राधा के लिए है तो देने के लिए होगा। जब देने के लिए बात होता है तो संप्रदान होता है। संप्रदान को के लिए आपने पढ़ा हो ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जिसके लिए आपने खरीदा है उसी के लिए तो करोगे ना, तो दोगे, और दोगे तो भी क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। देखो डायरेक्ट थ्योरी पूछा गया है, डायरेक्ट परिभाषा से आपको यह रस बनाया गया है, मतलब क्वेश्चन बना है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो याद रखिए, रस में मेन पॉइंट होता है स्थायी भाव, और अगर आपके मन में स्थायी भाव जागृत नहीं होते तो रस का कोई मतलब ही नहीं है। रस का कोई मतलब ही नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास है। वैसे ये प्रश्न आपका अपवाद में रहता है, वैसे पूछो क्यों का अपवाद में होता है। अगर हम आपसे बोले तिरंगा तो आपके दिमाग में कौन सा तिरंगा आएगा, विदेश का तिरंगा थोड़ा आ जाएगा। आपका तिरंगा आपके भारत का आएगा ना। अगर हम 500 तिरंगे अगर रख देंगे, उन 500 तिरंगों में बोले कि तिरंगा लेकर आ जाइए, मतलब जितने देश हैं सब देशों को अगर हम इकट्ठा कर दें और उनके बीच में अगर आपका झंडा अगर डाल दें तो भाई वो विशेष रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब बहुब्रीहि समास तो कह सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि वो विशेष होता है, उसे ढूंढ लाओगे। ठीक है, उसी प्रकार देखो ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि तो नहीं दिया है, तब 3 रंग है। अब 3 रंग है तो आपका संख्यावाची हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपका थोड़ा सा अपवाद में रहता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है हमने आपको बताया भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए, देखो नहीं में क्या होता है, देखो पाहन होता है, ये तो आपने पढ़ा है। पाषाण भी पढ़ा होगा है, और आपका उपल भी होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो ये भी पढ़ लीजिए, उपल भी होता है, लेकिन उरग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, उरग नहीं होता है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, डी, उरग आपका नहीं हो जाएगा, डी उरग। ठीक है ना, उरग शब्द होता है किसका है, उरग शब्द होता है सर्प का। ठीक है, किसका होता है, सर्प का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते चलिए, है ना। लाइक वाइक छुपाने से कोई मतलब नहीं है, लाइक वाइक करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित करना है। चलिए यहाँ पर बताइए कहाँ पर आपके यहाँ पर त्रुटि है, कौन सा आपका हो जाएगा। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदियों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया अनेक अध्यापक। ठीक है, क्या कर दें, अगर इसको हम यहाँ पर कह दें अनेक अध्यापक कर दें, अध्यापक कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी त्रुटि है ये आपकी इसमें है, यहाँ पर आपका ए नंबर आपकी त्रुटि आपकी है छोटे से। ठीक है, चलिए ये इसलिए है क्योंकि इसके साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अनेक अध्यापक होगा क्योंकि अनेक बहुवचन है। ठीक है ना, इस कारण से यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है। युद्ध में स्थिर होता है, किसे बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जो होता है उसे बोलते हैं अलग तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। तो अलुक तत्पुरुष समास के यहाँ पर है बी। अब ये क्या नहीं बलाय है, बलाय हमने बताया था जब विभक्ति का प्रयोग ना हो, जब विभक्ति का प्रयोग ना हो वहां पर आपका अलुक तत्पुरुष समास आपका होता है। मतलब इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे आपका होता है मानसिज, मानसिज होता है तो मानिस मतलब मन में, ज मतलब उत्पन्न मतलब कामदेव। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, राम सीता से सुंदर है। भाई राम सीता से सुंदर हैं होना चाहिए, तो हैं है ही है, राम सीता से सुंदर हैं। ठीक है, वैसे कभी कभी होता है सीता राम से सुंदर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। दोनों में अंतर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, दोनों का अंतर बता रहा है, तुलना की जा रही है। जब तुलना की जा रही है इसका मतलब दो चीजें अलग अलग होंगी। क्या होंगी, दो चीजें अलग अलग हैं, सीता अलग है, राम अलग है, तुलना अलग हो गई ना। तो यहां पर अलग मतलब कह सकते हैं क्या है, आपका अपादान हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताइए। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या है, सच्छास्त्र का यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो चा है, चा का परिवर्तन ता में होता है। ठीक है, और आधा चा है तो आधा ता हो जाएगा, और ये छा का परिवर्तन हो जाता है सा में, तो आपका बनता है सच्छास्त्र।
तो सत धन शास्त्र ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप, मतलब यहां पर अगर हम आपसे बोलें अपने आप, तो आप अपने को तो बोलोगे या दूसरे को बोलोगे? अपने को बोलोगे। तो यहां पर अपने के लिए प्रयोग किया जाता है निज, निज बोलते हैं ना, निज। ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे निम्न से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह के प्रकार आपने पढ़ा होगा, जो आपके होते हैं कौन है? निर्देशक आपने पढ़ा है, लाघव पढ़ा है, विवरण है, लेकिन उपदेश, उपदेशक नहीं होता भाई। ऐसा कोई आपका चिन्ह नहीं होता जो उपदेशक वाला हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अच्छा, निर्देशन, निर्देशन जो आपका होता है हल्का सा ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर हल्का सा बड़े होते हैं, इनमें थोड़ा से लाघव में आपका जीरो जैसे आपको दिखा करता होगा। ठीक है ना, और विवरण चिन्ह तो आपको यहाँ पर कहता है कि ऐसे और ऐसे, फिर इसके ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, शैतान की आंत इस मोहरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। शैतान की आंत, शैतान की आंत मतलब होता है, जैसे होता है ना, आप कोई चीज़ आपको मतलब लिखते रहो, या कोई चीज़ खींचते रहो, पकड़ के खींचते रहो, मतलब वो खत्म है ना हो, तो बोलो कि क्या यार शैतान है कि बिल्कुल आंतें बन गई क्या? तो इसका मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे किस विराम चिन्ह का घोतक है? यहाँ पर एक चीज आपको दिया गया है, कौन सा? यहाँ पर ये चीज दिया है, मतलब ये जो आपका दिया है विराम चिन्ह दिया है, और ये जो आपका है किसका है? आप क्या बोलोगे इस चिन्ह को? क्या बोलोगे इस चिन्ह को? तो बोलोगे आप बोलोगे कोष्ठक, है ना, छुटका मंझला, ये जो आपके कोष्ठक होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कोष्ठक चिन्ह है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में देखो आपको कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे 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 हल्के हल्के बिल्कुल पास पास में दे देता है। ठीक है, पास पास में बिल्कुल आप दे देता है। ठीक है, पुनरुक्ति वाला जो होता है, पुनरुक्ति वाले में जो आप लोग यूज करते हैं, तो बोल देते हैं जब ऐसे लगाते हैं तो आप जैसे मान लो धीरे धीरे कर देते हैं, फिर ऐसे डैश लगा देते हैं भी धीरे। ठीक है, और अगर विवरण बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा काल का है? वह खा रहा था, तो खा रहा था भाई, हमें ये नहीं पता है कि वो खाना खा चुका है या अभी भी खा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर खा रहा था मतलब क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, क्रिया पूरी नहीं हुई है, मतलब क्रिया आपकी अपूर्ण है, और अपूर्ण है तो आपका ऑप्शन भी दिया है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, उड्डयन का संधिविच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधिविच्छेद, तो यहाँ पर याद रखिए रूल क्या होता है व्यंजन संधि में, जब डबल डा आपके कह सकते ये आपके दिए हों, है ना, जब ये डबल दिए हों तो वहां पर क्या होता है कि पहला वाला जो होता है वो ता में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये डाब का पूरा रहता है, तो उस जगह उत्धनडयन, ऑप्शन आपका बनेगा उत्धनडयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन, चूरन आपका है, देखो आप बोलते हो चूर्ण, क्या बोला करते हो? आप बोला करते हो चूर्ण बोलते हो, जब चूर्ण होता है तब तत्सम कहेंगे, और ये आपका दिया है चूरन, तो चूरन क्या बोलोगे? यहाँ पर आपका तद्भव बोल दोगे। ठीक है ना। अच्छा, अगला पूछा गया है कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना मतलब क्या होता है? राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बांधना। तो आपका जवाब हो जाएगा राह न सूझना, है ना। आप रास्ते में जा रहे हो और भाई कहीं आपको अगर रास्ता न पता हो तो आप राह नहीं सूझता किधर जाएं किधर न जाएं। ठीक है, भूल जाए, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव, शांत हो, शांत हो तो अस्थायी भाव का बनेगा निर्वेद। क्या बनेगा? निर्वेद बनेगा। यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, निर्वेद बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपसे अगला पूछा गया है सामान्य जानकारी, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य की संख्या स्टार्टिंग में जो थी वो आपकी 10 थी, लेकिन संविधान संशोधन हुआ और आपके कह सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें से मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। पहले से मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे। याद रखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में नहीं हुआ करते थे जब संविधान बना था, बल्कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 10 हुआ करती थी। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आपकी 11 है। ठीक है, अभी 11 नंबर में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, देखो 6 से 14 हमने बोला है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ बच्चे नहीं बोला है, हमने बोला 6 से 14 वर्ष के जो आपके हैं उनको फ्री शिक्षा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 6 से 14 होना चाहिए, है ना। सब बच्चों को तो ऐड नहीं है। पहला दिया है न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथककरण, ये होगा नहीं क्योंकि ये तो आपका क्या है नीति निर्देशक तत्व है।
हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। जी हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरा जो दिया है बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए नहीं, 6 से 14 वर्ष के लिए है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, आप बीए कर रहे हैं तो भी बच्चे बोला जाएगा, पढ़ रहे हैं तो बच्चे बोला जाता है, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं या शादी हो गई पढ़ने गए हो तभी बच्चे ही बोलोगे आपको, ठीक है ना, दूसरा नहीं बोल देंगे। इस कारण से यहाँ पर 6 से 14 वर्ष बोलता तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि थोड़ा समझिएगा और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा, विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा जो है वो क्या होता है, निर्धारित कौन करता है, निर्धारित कौन करता है। तो यहाँ पर याद रखिए, संसद निर्धारित करते हैं। जो संघीय क्षेत्र का जो प्रशासनिक ढांचा होता है उसका निर्धारण करते हैं आपके कौन, तो आपके संसद। आपका एक भाग है, एक संविधान में भाग है, भाग जो आपका हो जाए कौन सा, आपका हो जाएगा 8वां भाग। 8वां भाग में उसमें से अनुच्छेद दिया गया है 239 से लेके 242 तक संघीय क्षेत्रों से संबंधित आपके प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। या अगर वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ेगा तो भाई साहब एक चीज़ याद रखिए, 21 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र होना चाहिए, मतलब 21 वर्ष का होना ही होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि बहुत बार पूछा गया है, कह रहा है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक। तो यहाँ पर आपका जौनपुर वंश के जो सरकी वंश की स्थापना हुई थी ना, जौनपुर के सरकी वंश की स्थापना किया था मलिक सरवर ने। किसने किया था, सरकी वंश की स्थापना किया था मलिक सरवर ने। लेकिन इस वंश का अंतिम शासक हुआ था हुसैन शाह। कौन हुआ था, ऑप्शन जिसका बी है बिल्कुल हो जाएगा हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। कानपुर के नेता आपके कौन थे, तो आपको पता होगा धोंधू पंत। धोंधू पंत किसे कहा जाता है, तो आपके नाना साहेब। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा सी, नाना साहेब। नाना साहेब का मूल नाम क्या था, धोंधू पंत था, धोंधू, ठीक है। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो आपके कौन थे, तात्या टोपे थे। अगर नाना साहब ऑप्शन में दिया होता तो आप क्या जवाब देते, अगर नाना साहब ऑप्शन में दिया होता तो आप तात्या टोपे बताते, ठीक है ना, क्योंकि ये जो थे इनके कमांडर इन चीफ थे। और तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है। नाना साहब बाद में पकड़े जाने के बाद नेपाल चले गए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और उन्होंने उस समय बताया था 20 रुपया एक व्यक्ति की इनकम, ठीक है। यही पुस्तक थी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्राजील में कहवा, जो विशाल कहवा के बागान होते हैं, याद रखिए, अब 1 बीघा 2 बीघा नहीं, वहाँ पर जो कहवा के बाग होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं, ठीक है ना। बाग मतलब समझते हो ना, जंगल वाला बाग, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके बागों को कहा जाता है फजिंडा। क्या कहा जाता है, फजिंडा। याद रखिए, विशाल कहवा के बागानों को कहा जाता है फजिंडा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की। तो भाई आप लोग जानते होंगे केसरी जो आपका है केसरी, तो केसरी अखबार की जो स्थापना किया था ये किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में। एक पॉइंट याद रखिए, कौन सी भाषा में है, तो भाई मराठी भाषा में थी, ठीक है। किस भाषा में, मराठी भाषा में इसका आरंभ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी होता है, क्या होता है जो क्वेश्चन बनता है कि विलेंटाइन्स रोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, ठीक है। आपके बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, किसने, विलेंटाइन्स रोल ने कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनता है। और जैसे क्वेश्चन और होता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये भी आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इतने क्वेश्चन हमके बनते हैं, लगभग देखा जाए इतने क्वेश्चन आपके बन पाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है, बताइए। आपकी बॉडी में सबसे बाहरी अंग पूछा है, अगर आंतरिक अंग की बात करता तो हम बात करते कि आंतरिक भाग में आपके कह सकते हैं आपका
जो ग्रंथि हो गई है ना, ग्रंथि हो गई, लेकिन यहाँ पर बाहरी भाग में दिया है। बाहरी भाग में आपको होता है त्वचा। याद रखिए, बॉडी से निकाल 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 के त्वचा निकाली जाएगी, सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो 59 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा अंग जो होता है वो 3 परतों में बना होता है। ये होता है एक होता है जो बाहरी परत होती है, एपिडर्मिल होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर आपकी हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट, बहुत बार पढ़े होंगे। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो आपका होता है Al2O3 × 2H2 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 के विजेता एवं उपविजेता क्रमशः कौन से हैं। देख लीजिए भाई, यहाँ पर दिया है कि फीफा अंडर-17 है ना, भारत में आयोजित हुआ था, इसमें से विजेता कौन बना था और उपविजेता कौन बना था। यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, इंग्लैंड विजेता था और उप विजेता आपका था स्पेन। ये आज का नहीं है, ये 2017 में आपका है। ठीक है, 2017 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। बिजली के हीटर में जो होता है उसमें एक धातु प्रयुक्त होती है, वो होती है नाइक्रोम। क्या होती है, नाइक्रोम होती है। और नाइक्रोम जो कि कह सकते हैं क्रोमियम और लोहे का एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार है। ध्वनि तरंगों की जिम्मेदारी कौन है, तो अगर आप इसे तुक्का मारोगे तो हमारे हिसाब से सही कर लोगे, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो दिक्कत होगी। अब दिक्कत किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि ये आपका दीवार है, घर पे है, आप यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, या खड़े हुए हैं, और इसके बाद हल्ला मारना शुरू कर दिया। जब हल्ला मारना शुरू करेंगे तो आपकी आवाज़ इससे टकराएगी, वापस आएगी, इससे टकराएगी, वापस आएगी, इससे टकराएगी और वापस आती चली जाएगी। मतलब कह सकते हैं ये होता है परावर्तन, वापस जाएगी फिर लौटकर भागेगी, तो आपका परावर्तन होता है। 30 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, परावर्तन जिम्मेदार होते हैं, और ये तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। जो परावर्तक तरंगे होती हैं इनको यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीयता समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। याद रखिए, अभिनव भारत जो कि एक संस्था थी, ये एक गुप्तचर संस्था थी। ठीक है, अभिनव भारत जो था स्टार्टिंग में ये एक गोपनीय रूप में आपकी थी। इसका आयोजन जो किया था किसने किया था, यहाँ पर 64 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा, यहाँ पर वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में जो आपकी सेल्यूलर जेल थी, सेल्यूलर जेल की दीवारों पर पूरा भारत का इतिहास इन्होंने लिख डाला था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारतीय संविधान को किसने पारित किया, किसके द्वारा पारित किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन तो बन गया था ना, इसी कारण से संविधान आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इस दिन जब बनकर तैयार हुआ था तो आपके 15 आपके आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, 6 जो इसमें से लगा था समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा की कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाती है। आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति आते रहते हैं उनमें से एक ऐसे एक सर्किल बन जाता है कि आओगे तो 6 साल तो आपका रहेगा, लेकिन उसके आगे वाला होगा 2 साल बाद वो निकल जाएगा। मतलब ये सर्किल बना रहता है, ये टूटता नहीं है। यही कारण ये स्थायी सदन होता है, ये टूटता नहीं है, ये हमेशा बना ही रहता है। अब इसमें से 2 वर्ष के बाद कितने लोग हट जाते हैं, कितने लोग हट जाएंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। 1/3। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 1/3 सदस्य आपके हट जाते हैं। और होते कितने हैं, तो भाई आप ये बोलोगे ना कि 250 सदस्य आपके होते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, अब इनमें से 1/3 सदस्य हर साल निकलते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आपके चुन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, देखिएगा कौन सी नहीं है। देखो आपका दिया है, कौन सा दिया गया है, आपसे दिया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात मार्क्सिस्ट, ये भी आपकी कह सकते हैं है। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन द्राविड़ मुन्नेत्र कंगडम ये पार्टी आपकी नहीं है, ये पार्टी इनमें से नहीं है। आपकी 8 पार्टियां हैं भारत में, 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, याद रखिएगा 8। अगर पूछे कोई तो आपको 8 पार्टियां बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देखो क्या दिया गया है, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये जो घोषित किए जाते हैं वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किए जाते हैं। जैसे 2016 में बोला गया था दलहन वर्ष, है ना, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो घोषित किया वो किस वर्ष को किया है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सन जो 2019 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद आपका है, सबसे विशालतम हिमनद जो आपका है वो आपका कौन सा है। यहाँ तो दिया है साइनी, गंगोत्री, जेमू और आपका सियाचिन। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और हिमनद जो कह सकते हैं ग्लेशियर बोला जाता है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है, याद रखिए 72 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और यहाँ से एक नदी निकलती है नुब्रा नदी। कौन सी नदी है, इस सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है एक नदी है नुब्रा नदी। ठीक है, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, है ना, नुब्रा नदी निकलती है और इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। सियाचिन को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा गया है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, मतलब जो पृथ्वी है वो किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। देखो ये सूर्य बना है, अब इसमें से पृथ्वी जो करती है परिक्रमा कुछ इस प्रकार से करती है, कुछ इस प्रकार से आपको बना होता है। ये आकार जो दिख रहा होगा इनमें से कौन रूप दिख रहा है, इनमें दिख रहा होगा आपको अंडे की जैसा। कैसे दिख रहा है, अंडे की जैसा। तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी हो जाएगा। हम यहाँ पर बना देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे, हो सकता है ये चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए भाई, लाइक शेयर बढ़ाते रहिए आप लोग। चलिए देखो पावनवा विद्रोह है। ठीक है, पावना विद्रोह होता है, पावना। यहाँ पर ये विद्रोह जो आपका हुआ था, कब हुआ था भाई, ये विद्रोह आपका हुआ था 1873 में, जो कि सही है। दक्कन किसान विद्रोह आपका 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये बंगाल में हुआ था, 1776 और 77 में। लेकिन ये आपका गलत हो गया क्योंकि डेट आपकी गलत दी गई है। ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो गया। और नीचे दिया कोल विद्रोह, जो कि कोल विद्रोह हुआ था 1870 में, ये सही है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। यहाँ से एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है, हद से ज़्यादा। कौन सा बनता है, आपने सुना होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास है आनंद मठ में एक विद्रोह का उल्लेख मिलता है। वो विद्रोह का उल्लेख है सन्यासी विद्रोह। अगर क्वेश्चन पूछे कि बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास जो आपका है कौन सा है, आनंद मठ, उसमें से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो इस सन्यासी विद्रोह का मिलता है, याद रखिएगा। ये सन्यासी जो आपका बंगाल का एक विद्रोह था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किया। राजा राम की मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी थी, और उनकी पत्नी ने ही इसका नेतृत्व किया था, जो कि ताराबाई थी। कौन थी, ताराबाई। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ताराबाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी किस स्थान पर हुई थी। अच्छा, हुई कब थी, तो हमने आपको बताया भी था कि जैसे 1605 में अकबर की हुई थी, 1605 में अकबर की हुई थी, है ना, लेकिन 1707 ईस्वी में जो हुई थी वो औरंगजेब की हुई थी। मतलब 102 साल अंतर आपका आ गया। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि आपके 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और हुई कहाँ थी, अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, अहमदनगर में। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा अहमदनगर। बताइएगा, औरंगाबाद मत बताइएगा। ठीक है, अहमदनगर आपका हुआ। 2 क्वेश्चन और होते हैं। कहा जाता है कि जजिया कर को पुनः किसने लागू किया, जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था, तो आपकी औरंगजेब ने। और इसके पहले बंद किसने कराया था, अकबर ने कराया था। अकबर ने आपके कह सकते हैं कि बंद कराया था 1564 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर पुनः जजिया कर इसने किया था। एक क्वेश्चन और होता है कि इसकी कुछ करतूतें थी, उनकी वजह से जिंदा पीर भी कहा जाता है, दया नहीं करता था ये। ठीक है, तो जिंदा पीर किसे कहते थे, औरंगजेब को कहते थे। उम्मीद है जितने छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रहे हैं आपको रिवीजन हो रहा होगा, है ना। और कुछ लोगों को भाई बोरिंग लग रहा होगा तो लगने दीजिए, क्या दिक्कत है। जो पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जीवन में कुछ करेंगे। सब लोग एक जैसे हो जाओगे तो फिर भैया जॉब किसको से मिलेगी, है ना, फिर फुल्की कौन बेचेगा, है ना। तो सब कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। चलिए, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे।
जो आपके जवाहरलाल नेहरू थी, पहली बार कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष चुने गए थे, वो किस वर्ष चुने गए थे? आपने सुना होगा कि रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो आपके 1929 में। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आया था, ये डेट आपको बता दे रहे हैं, आपका 1942 में। ठीक है, 1942 में आया था। अब आपको ये बताना है कि ये जो आपका आया था वो आया कब था? आपको जुलाई बताइए, जुलाई 1942 में आया था या मार्च 1942 में आया था? दो में एक सही है, सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा सही होगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी है 6:30 बजे है, पीटी क्लास आपकी है, जिसमें से आपको 25 प्रश्न आपको हिस्ट्री और 25 प्रश्न आपकी ज्योग्राफी कराए जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी का योगदान काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और अदर करंट अफेयर तो आप पढ़ ही लेते हैं, पढ़ भी लेंगे और हम पढ़ा भी देंगे। ठीक है, और हमने बता दिया है कि आपको कह सकते हैं कि जल्द ही आपको मैथ रीजनिंग की भी क्लासें आपको दे देने लगेंगे। ठीक है ना, तो 6:30 बजे आपकी अगली क्लास है, उसमें आप आइएगा। ठीक है ना, धन्यवाद सभी को, राधे राधे। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, और उम्मीद रखते हैं कि पहली बार में आप लोग पीटी के क्वालिफाई करके दिखाओगे। ठीक है, दिखाना है ना सभी को। चलिए, धन्यवाद सभी को, राधे राधे, राधे राधे।